इलाके में क्या डिफरेंस आया आपकी वजह से? यूनियन कौंसिल लेवल पे अपने नौजवानों के लिए खेलों के मैदान पे इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से इक़्तिदार में आके वो पूरा करेंगे। तो बरनाला को आपकी सिचुएशन किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या होगा? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और दूसरी जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर उनको सपोर्ट करेगा। यूनाइटेड नेशन में उस फ्लोर पे मौजूद था कि जहाँ पे इमरान खान साहब ने जब अपनी बात शुरू की। आपका रद्द अमल क्या होगा? और आप एक दफ़ा फिर कश्मीरी अवाम से मोहब्बत का सबूत देते हुए बलदियाती इलेक्शन 92 के बाद जो हैं स्टिल नहीं हुए और श्योर करेंगे कि नैब का दायरा कार जो है वो पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी डूइंग सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत एक इबादत है और अगर सियासतदान अपने इलाके में प्रॉपर वक्त देना जानता हो और इलाके के हर गम और खुशी में शामिल होना जानता हो तो ऐसे सियासतदान की जो सियासत है खूब चमकती है। आज़ाद कश्मीर की सियासत की अगर बात की जाए तो यहाँ इस वक्त गहमा गहमी है सियासत की और काफ़ी जो है वक्त बदल चुका है। अब बल्ले का ज़ोर काफ़ी भारी लग रहा है हमारे अंदाजे के मुताबिक। अब देखेंगे इंशाल्लाह कि इलेक्शन में इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, लेकिन चेंज जो आया है वाकई ही आज़ाद कश्मीर में प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा है। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आज़ाद कश्मीर में उनका एक नाम है, सियासी और समाजी शख्सियत हैं, नौजवान कम्युनिटी में एक नाम है, बिजनेस में हर लिहाज से ही इज़ अ वेरी परफेक्ट मैन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2016 के इलेक्शन के बाद आवाम काफ़ी मायूस हो चुकी थी और आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो लोग काफ़ी कंजेस्टेड माइंड हो गए थे और कुछ समझ में नहीं आता था, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस वक्त उस दौर में ही इज़ द वन ऑफ द मैन जिन्होंने अपने इलाका LA5 में एक ऑफिस तमीर किया और यहाँ PTI का बोलबाला दोबारा से किया और बहुत एक्टिव वर्क किया और अपने इलाके में हर जगह पर जहाँ जहाँ उनकी रसाई थी, जहाँ जहाँ उनका जाना बनता था अपने हलका में, वहाँ वहाँ जाके लोगों को मोटिवेट किया, लोगों में को टाइम दिया, लोगों की खुशी और गम में शमूलियत इख्तियार की और हर एक हलका के हर इंसान को प्रॉपर वक्त दिया और ये साबित कर दिया कि वो PTI के दबंग किस्म के तर्जमान हैं, दबंग किस्म के ऐसे जो है कारकुन हैं, रहनुमा हैं, जिन्होंने अपने किरदार से, अपने कोलोफेल से, अपनी मुस्बत गिरी से ये साबित कर दिया कि वो PTI के लिए इस मैदान में उतरे हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम, आपकी मुलाकात उमर शहजाद जलाल साहब से करवाते हैं जो सदर इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग आज़ाद कश्मीर हैं। तो उनसे हम डिस्कस करते हैं कि LA5 के चूँकि वो उम्मीदवार भी हैं तो हम उनसे डिस्कस करेंगे कि सियासी जो पस मंज़र है उनका और उनकी गोल्स और डेस्टिनेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला जी और हमारे व्यूज़ जानने के लिए आए। जी वेलकम वेलकम साहब। जलाल साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि चूँकि आप सदर हैं इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के, इसके बेसिक जो पर्पसेस हैं वो क्या हैं? इसके बेसिक जो मकासद हैं कि मेरी ये एक जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई, वज़ीर आज़म इमरान खान क्योंकि खुद भी वो एक स्पोर्ट्समैन हैं जी बिल्कुल, तो वो चाहते हैं कि नौजवानों के लिए खेलों के मैदान और नौजवानों के लिए कुछ ऐसे मौका पैदा किया जाए जिससे वो सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ जा सके। जो इसमें हमारा जो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने पूरे आज़ाद कश्मीर से नौजवानों की एक टीम तैयार करके दी, उनको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल और यूनियन काउंसिल लेवल पे तंजीम साजी की गई माशाल्लाह। और नौजवानों के लिए हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि कहाँ पे नौजवानों को ग्राउंड्स की सहूलियात चाहिए, कहाँ पे के नौजवान किस खेल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि आज़ाद कश्मीर के एक जगह का रहने वाला नौजवान क्रिकेट में अगर बेस्ट है तो आज़ाद कश्मीर की दूसरे ज़िला का या दूसरी जगह का रहने वाला नौजवान वो भी क्रिकेट में ही बेस्ट हो। इसलिए हमने उनकी ख्वाहिशात और उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक हम अपना होमवर्क मुकम्मल कर रहे हैं जी जी कि आने वाली जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है जी जी उसमें हम उस पर अपना काम नौजवानों के लिए बेहतरी के लिए कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे तो ये एक ट्रेंड है कि जो भी पाकिस्तान की हुकूमत होती है आज़ाद कश्मीर में ऑटोमेटिकली वही जो है वो हुक्मरान हुकूमत बनती है। तो आप चूँकि मतलब इसके दबंग किस्म के तर्जमान हैं, माशाल्लाह से PTI के लिए आपने बहुत वर्क किया है। आप अपने ख़ानदान में वाहिद हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया या इस सियासत में आए हैं, तो सर आपकी गोल्स या डेस्टिनेशंस क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? इलाके में क्या डिफरेंस आया आपकी वजह से? ये जी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और अक्सर जो एंकर या जर्नलिस्ट हैं वो ये सवाल स्किप कर जाते हैं। सही। जो मेरे गोल्स हैं
अगर उन पे जाया जाए तो वो गोल्स ये हैं कि हमारी यहाँ पे जो 70% वोटर आबादी है जी जी वो यूथ पे मुनसर है, माशाल्लाह ठीक है। बेशक। अब उस 70% यूथ के लिए बदकिस्मती से इससे पहले वाली हुकूमतों में से किसी ने भी कोई काम नहीं किया। आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे नौजवानों के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, ना ही तहसील लेवल पे, ना ही किसी यूनियन काउंसिल लेवल पे। जो मेरे गोल्स हैं उसमें मेरा सबसे पहला गोल ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला यूनियन काउंसिल लेवल पे अपने नौजवानों के लिए खेलों के मैदान मुहैया करूंगा। आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा हैवी बजट मिला इनको वफाक की जानब से, वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानब से। उसके बावजूद हल्का बरनाला के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और बेसिक हेल्थ यूनिट्स की आप हालत देख लें तो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि सेहत के शुबे में कोई एक रत्ती बराबर काम नहीं हुआ। इस इंशाल्लाह मेरे गोल्स हैं कि मैं इन पे काम करूंगा। तीसरा जो बड़ा मेजर गोल है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से इक़्तिदार में आके वो पूरा करेंगे कि आप देखें कि पाकिस्तान के साथ सबसे करीब तरीन जो हल्का है, जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो LA5 है। LA5 ऑब्वियसली। और आप ये देखें कि यहाँ से 12 किलोमीटर के फासले पे जो पाकिस्तान के गांव हैं उनमें सुई गैस मौजूद है, ठीक है। और मेरे लिए ये एक एग्जांपल मौजूद है कि जब वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बने तो उन्होंने मीरपुर के शहरियों के लिए 35 किलोमीटर दीना से आगे जाके एक पाइपलाइन बिछवाई वफाक से और गैस लेके आए मीरपुर में। और अगर वो 35 किलोमीटर दूर से गैस लेके आ सकते हैं तो मेरा ये गोल है कि ये मैं 12 किलोमीटर के फासले से मैं हल्का बरनाला को इंशाल्लाह गैस की सहूलत दूंगा। माशाल्लाह सर, आपकी गोल्स नो डाउट अप्रिशिएटेड है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए आपके हल्का में टिकट की तकसीम की, तो बरनाला को आपकी सिचुएशन किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या होगा और टिकटों की तकसीम का क्या मराहल होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए जी, टिकटों की तकसीम के लिए तो डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो चुके और टिकटों की तकसीम के लिए कैंडिडेट्स भी बहुत हैं। ऑब्वियसली जब आप देखते हैं कि एक खीर की देग पक चुकी है तो उसको खाने वाले बहुत से जमा हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसको भी मिले कम से कम वो PTI का फेस होना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। और मेरी एक सजेशन थी जो मैंने अपनी जमात को दी भी कि कम से कम ये देखा जाए कि जिनको हम टिकट दे रहे हैं वो साहब पिछले इलेक्शन में कहाँ पे थे, किसके साथ थे, माजी चेक किया जाए। जी जी। अब ऐसा नहीं है कि आप 5 साल या 10 साल किसी दूसरी जमात में रहें और आप वहाँ पे अपनी करप्शन और लूट मार में उनका पूरा साथ देते रहें, सही, ठीक है। और एंड ऑफ द ईयर आप जब देखें कि आप वफाक में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया है तो आप अपना हिस्सा बटोरने PTI में भी चले आए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी इस पे गौर करेगी। सर, अगर बात कीजिए मेरिट की, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब का एक नारा है कि मेरिट पर डिसीजंस होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है, आपकी इसी आंसर पर जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ कि जितने कैंडिडेट्स हैं और जिस तरह से आपने एग्जांपल दी कि देग पक चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि मेरिट पर जो है टिकट तकसीम की जाएगी? देखिए, मुझे बड़ी उम्मीद है जी जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जैसे मेरे लीडर इमरान खान साहब का एक शुरू से नारा रहा है कि वो मेरिट पे फैसले करेंगे और मेरिट पे फैसले कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स मेरिट पे तकसीम होंगे। अगर जो आपका सवाल है कि अगर ऐसा ना हो तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और दूसरी जमातों में फ़र्क नहीं रहेगा। ऑब्वियसली अगर आप एक ग्राउंड लेवल के या ग्रास रूट लेवल के वर्कर को, कारकुन को इग्नोर करेंगे, इग्नोर किया जाएगा या जमात उसको उसके हिसाब से इज्जत नहीं देगी ऑब्वियसली। और फिर एक आप चीज देखें कि पिछले 10 साल हमने जिन लोगों के खिलाफ जदोजहद की, जिस सिस्टम के खिलाफ हमने जदोजहद की, जिस करप्शन के माफियाज और गढ़ों के खिलाफ हमने करप्शन रोकने के लिए जदोजहद की, हमने 2014 के धरने दिए, हमने 2016 का लॉकडाउन सहा। जी बिल्कुल। आज अगर हमारी जमात उन्हीं लोगों को टिकट देगी और हमें ये कहा जाए कि उनको सपोर्ट करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर उनको सपोर्ट करेगा, लोग आवाज उठाएंगे।
वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी हुकूमत नामूसे रसालत पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आजकल का, और मैं ऑब्वियसली इस पर डिस्कस करना चाहूँगी बिकॉज काफ़ी लोगों के माइंड में ये एक अजीब सा ऑकरिंग पैदा हुई है और काफ़ी डिस्टर्बेंस है। मैं समझती हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री और चूँकि रियासत मदीना का भी एक बहुत बड़ा दावा है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो आप मैं समझती हूँ कि ये जो इश्यूज़ हैं इस दफ़ा जो मौलवियों की तरफ से और पुलिस और इंतज़ामिया गवर्नमेंट, आप नमूसे रसालत के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे और आपको क्या लगता है कि उनका क्या सद्देबाब होना चाहिए? देखिए जी, बड़ा आपने हसास और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है और मैं समझता हूँ कि ये हमारी पूरी डिबेट का सबसे अहम क्वेश्चन ऑब्वियसली। अब इसमें ये देखें कि एक सेइंग है जो कहते हैं कि जो कम इल्मी है वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आपका सवाल है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोशिशों से काविशों से इस हद तक मुतमिन हूँ कि मैं आज़ाद कश्मीर की तारीख का पहला नौजवान था, या आप एक कह सकें कि मुझे मेरी पार्टी ने इज्जत दी कि मैं यूनाइटेड नेशन में उस फ्लोर पे मौजूद था कि जहाँ पे इमरान खान साहब ने जब अपनी बात शुरू की तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतल्लिक़ थी और वहाँ पे पूरी दुनिया के सरबराहान को ये मैसेज दिया गया। इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया का सबसे बड़ा वो फोरम है यूनाइटेड नेशन, और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि जब भी दुनिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान में गुस्ताखी करती है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है और हम उसका रिटेलिएट करते हैं, हम उसका रद्द अमल देते हैं, ठीक है, और हम रद्द अमल देते रहेंगे। बिल्कुल सही। उसके बाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी कल उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि हम पूरे इस्लामी ममालिक का अलायंस बनाने जा रहे हैं ताकि हम पूरी दुनिया के सामने एक कानून पेश कर सकें और एक इत्तेहाद बना सकें, एक इत्तेहाद बना के वो कानून बनेगा, वो लॉ इम्प्लीमेंट उसी सूरत में होगा जब पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल सही। वो लॉ क्या होगा कि कोई भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही। अगर करेगा तो उसको इतना खौफ होगा कि उसको सजा का सामना करना पड़ेगा। आज जो मुतालबा है कि हम फ्रांस के सफीर को यहाँ से मुल्क बदल कर दें, फर्ज करें हम फ्रांस के सफीर को यहाँ से मुल्क बदल कर देते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़ के ना हमारी माल है, ना हमारी जान है, ना हमारे औलाद हैं, और ऐसे ही हमारा ईमान ही उस वक्त मुकम्मल होता है कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमें सबसे अफजल ना हो, सबसे अजीज तर ना हो। लेकिन आप ये देखें कि हम फ्रांस के सफीर को यहाँ से मुल्क बदल करवा देते हैं, उसके बाद अगर कोई गुस्ताखी होती है तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या जवाजियत होगी? फिर हम फ्रांस का जब हमारे साथ सफारती तलकात ही नहीं होंगे तो हम उसको क्या कैसे कांटेक्ट करेंगे कि तुम्हारे मुल्क में दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई है? हम लोग दूसरे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, मुल्कों को देखा जाता है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के लाखों की तादाद में 26 यूनाइटेड नेशन के ममालिक में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे बरसरे रोजगार है। बेशक ऐसी है। अगर रद्द अमल के तौर पे उनको वहाँ से मुल्क बदल किया जाए, अगर रद्द अमल के तौर पे सिर्फ इतना ही यूनाइटेड नेशन कह दे कि यूनाइटेड नेशन के किसी मुल्क से पाकिस्तान में रेमिटेंस भिजवाना मना है, बिल्कुल आपका ज़र मुबादला पूरा रुक जाए, बिल्कुल, ये आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ मोहब्बत का सबूत इस तरह नहीं दे रहे, ये तो आप अपने लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ इससे बड़ा क्या मोहब्बत का सबूत होगा कि आप पूरी दुनिया के फोरम पे उनका मुकदमा लेके जा रहे हैं, आप पूरी दुनिया में उनका कानून बनवाने के लिए पेशकदमी कर रहे हैं। और जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि किसी भी मुल्क की तारीख में, किसी इस्लामी मुल्क ने नहीं किया। ये जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुआ है, मैं इस पे समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से बहुत बड़ा मिसहैंडलिंग हुई है। बिल्कुल। ये इस मामले को मैं देखे अपनी गवर्नमेंट है उसको डिफेंड करने के लिए नहीं, लेकिन ये दोनों तरफ से मामला मिसहैंडल हुआ। हाँ, बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं इसको। इससे बहुत अच्छे तरीके से सुलझ सकता था, आप उन बहुत अच्छे तरीके से उनको मुज़ाकरात की टेबल पे ला सकते थे और आज भी देखें मुज़ाकरात जारी है, तो इससे पहले भी ये बात हो सकती थी। कहीं ना कहीं पे मिसहैंडलिंग हुई है। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं पे मिसहैंडलिंग, और उसकी हमें अफसोस है, उसका हमें बड़ा अफसोस है कि जो पुलिस वालों की कीमती जाने गई, जो TLP के कारकुनान की जाने गई, जो लोगों की अमलाक का नुकसान हुआ, उस पे हमें बहुत शदीद अफसोस है।
बिल्कुल सही। अच्छा उमर शहजाद साहब, आप मुझे ये बताइए कि अगर खुदा न खास्ता टिकटों की तकसीम पर खुदा न खास्ता आपको टिकट नहीं दिया जाता, तो बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग अ तर्जमान ऑफ पीटीआई, आपका रद्द अमल क्या होगा और आप क्या रिफ्लेक्ट एक्शन करेंगे इस पर अपनी टीम के साथ और किस तरह से मौजूदा कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, मैं ये क्वेश्चन दूसरी दफ़ा इसका सामना कर रहा हूँ। जी। पहली दफ़ा मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ा। तो मेरा माजी गवाह है, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासत शुरू की, इमरान खान साहब के साथ सियासत शुरू की, और जब 2016 में यहाँ पे कमज़ोर तरीन इत्तेहाद किया गया, मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद को कमज़ोर तरीन इत्तेहाद कह रहा हूँ। उस वक्त भी हम अपनी जमात के विजन के साथ खड़े थे, अपनी जमात के फैसले के ऑन कर रहे थे। बहुत से कैंडिडेट उस वक्त वो उसके रद्द अमल में पूरे आज़ाद कश्मीर भर में उन्होंने पार्टी के फैसले का एहतराम नहीं किया। और मैं आपको एक बात कोट करता चलूँ कि उस इत्तेहाद का एक ही बड़ा मेन मरकजी जलसा हुआ था, जिसमें हमारे उस वक्त के भी पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तशरीफ लाए थे, और इस वक्त के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पार्टी प्रेसिडेंट मिर्जा शफीक साहब मौजूद थे। वो भी इसी जगह पे, मेरी जगह पे, मेरी मेजबानी में वो जलसा हुआ। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमने उस वक्त भी पार्टी के फैसले को ऑन किया था। अब भी इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि टिकट मेरिट पे तकसीम होंगे। ठीक है। पार्टी अपने बुनियादी ग्रासरूट लेवल की और नजरियाती कारकुनान का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और उनको इज्जत देगी। इंशाल्लाह ताला हम अपनी जमात के फैसले का एहतराम करेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने बहुत बड़ी पॉजिटिवनेस का इजहार किया। अच्छा, अगर बात की जाए कर्नल वकार नूर की और LA5 हल्का की, तो आपको क्या लगता है कि आपके जितने भी डेवलपमेंट के हवाले से काम थे किस हद तक हुए, और आपकी ज़ाती राय क्या है कि जो बजट है इसको ये कंसिडर किया जाता है कि ये बजट नून लीग ने दिया है? प्लीज़ थोड़ा सा वाज़िया कर दीजिए कि चूँकि पाकिस्तान में हुकूमत PTI की थी, तो ये जो आपके रोड की कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, ये कुछ भी हुआ, क्या ये नून लीग के प्लेटफॉर्म से है या PTI से? देखिए जी, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है। किसी को कोई अबाम नहीं है कि जो आज़ाद कश्मीर के पास अपने वसाइल नहीं है, अपनी टैक्स कलेक्शन उतनी नहीं है कि आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी की सिर्फ तनख्वाहें पूरी हो सके। बिल्कुल सही। हमारे पास जो बजट आता है वो वफाक की जानिब से डेवलपमेंट बजट के नाम पे दिया जाता है। बिल्कुल। जब 2016 में यहाँ पे नून लीग की हुकूमत बनी, उसके बाद वफाक में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। बिल्कुल ऐसी है। आखिरी बजट जो 2018 में नून लीग की जानिब से पेश किया गया, उसमें पाकिस्तान की वफाक की जो हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर को जो डेवलपमेंट बजट दिया वो 11 अरब रुपये था। 11 अरब था, ठीक है। उसके बाद कश्मीरियों से मोहब्बत का सबूत देते हुए मेरे लीडर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब 2019 का बजट पेश किया, तो उस 11 अरब रुपये के डेवलपमेंट बजट को बढ़ा के 24 अरब कर दिया गया, जो 2 गुना से भी ज़्यादा है। उसके बाद पूरी दुनिया में आपने देखा कि कोविड की वजह से हालात बहुत ख़राब थे, मुल्कों की इकॉनमी तबाह हुई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तरक्की याफ्ता मुल्कों की भी तबाह हुई। सूबों के बजट पे कट लगाया गया ऐसे ही। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक दफ़ा फिर कश्मीरी अवाम से मोहब्बत का सबूत देते हुए अपोजिशन जमात को 40 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट दिया। 24 अरब रुपए से बढ़ा के 40 अरब तक कर दिया, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा बजट है। बिल्कुल सही। और उस बजट के लिहाज से ये डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप उस बजट को कंसीडर करें, 40 अरब की कंसिडरेशन पर अगर देखा जाए तो आप हमारे हल्का के, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ, आप हॉस्पिटल्स की हालत देख लें, आप स्कूल्स की हालत देख लें। ये हमारे 50 मीटर के फासले पे एक स्कूल है और वहाँ पे बच्चे खुले आसमान तले पढ़ रहे होते हैं। ना उसकी कोई बाउंड्री वॉल है, ना उनके कोई वॉशरूम्स हैं, और ना ही कोई उसकी हालत पीने के पानी है वहाँ पे। और ऑलमोस्ट तकरीबन हल्का के स्कूलों की ये हालत है। आप इसको डेवलपमेंट का नाम देते हैं, मैं तो इसको सियासी रिश्वत का नाम देता हूँ कि जो इससे पहले काम हुए हैं वो अपने ही वोटर्स को, अपने ही जो पैंच हैं, चेयरमैन हैं, उनको नवाजने के लिए बजट दिए गए। और फिर इस बजट में बहुत से सवालिया निशान हैं। जो सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट इस हल्का में आया वो बरनाला ब्रिज का है, जिसकी करप्शन और जिसके टेंडर पे बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट अभी तक शाया नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद अभी जो लास्ट
2020 का जून का बजट रिलीज हुआ, उसमें 5 करोड़ रुपए के एडवांस फंड जारी करवाए गए, जिनकी ना तो कोई हल्का में स्कीम मौजूद थी, ना ही हल्का में उनका कोई टेंडर पास हुआ था। इस तरह की करप्शन की बेशुमार दास्तानें हैं। इस पे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इलेक्शन के बाद लोगों का रद्द अमल कैसा था, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में इस हल्का की आवाम आपको अपने वोट से ये साबित करके दिखाएगी कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल सही। चलें जी, हमारी नेक खदशत आपके साथ है। अच्छा, एक इशू जो आज़ाद कश्मीर का, और मैं समझती हूँ ओवरऑल है आज़ाद कश्मीर पूरे का, है कि बल्दियाती इलेक्शन 92 के बाद जो हैं स्टिल नहीं हुए, और किसी गवर्नमेंट की इतनी इंकरेजमेंट नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए। क्या आपकी गवर्नमेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनके साथ आपकी कोई ऐसी डिमांड है कि आपके इलाका में बल्दियाती इलेक्शन किए जाए? बिल्कुल जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लास्ट इलेक्शन की कैंपेन थी, वो कैंपेन पूरी इसी एक नजरिए पे रन कर रही थी। आप इनकी पूरी पुरानी स्पीचें उठा के देख लें कि फारूक हैदर साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह ताला इक़्तिदार में आके आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन वो इक़्तिदार में होते हुए भी अपने 5 साल में ये वादा पूरा नहीं कर सके। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम यूं ही इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करवाएं, और बल्दियाती इलेक्शन भी शफाफ तरीन इलेक्शन होंगे आज़ाद कश्मीर की तारीख की। एक और बात मैं चीज़ आपके इस प्लेटफॉर्म की वसातत से बताता चलूँ कि हम इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि नैब का दायरा कार जो है वो पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी वसी किया जाए, और इंशाल्लाह ताला ये जितने वफाक ने फंड दिए हैं इन सब फंडों का हम हिसाब लेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये जितनी करप्शन की दास्तानें हैं ये नैब में केसेस खुलेंगे, और हम ये नैब को दावत देंगे कि वो यहाँ से अपनी जो पहला केस हल्का बरनाला से लेगी इंशाल्लाह। क्या बात है, फैंटास्टिक। बड़ी पिछले 30 साल का, और अभी का नहीं, हम पिछले 30 साल का एहतसाब करने के लिए उनको कहेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। मतलब बहुत बड़ा आपने डिसीजन लिया, और वाकई होना चाहिए एहतसाब, जिसमें करप्शन है, ऑब्वियसली कोई भी पार्टी है तो उसमें होना चाहिए। जी उमर शहजाद साहब, एक क्वेश्चन मैं समझती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज़ाद कश्मीर की आवाम और स्पेशली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी भी जो है दिल की अथाह गहराइयों से वेट कर रही है, जिस तरह से पहले जो है उनके साथ इत्तेहाद हुआ था। अब आपको क्या लगता है कि आपकी गवर्नमेंट इनके साथ इत्तेहाद करेगी, और अगर करेगी तो क्या सदेबाब होगा, या कोई चांस बनते हैं इनके साथ इत्तेहाद के? बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया, और मजे की बात है कि इस क्वेश्चन के जवाब के बाद मुझे हो सकता है कि तनकीद का सामना भी करना पड़े, लेकिन मैं ये ग्राउंड रियलिटी बयान करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ जहाँ पे भी इत्तेहाद किए उनके कोई बहुत अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए, चाहे वो पिछले जनरल इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर में था, उसके बाद 2018 के इलेक्शन जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में था। तो मेरा ख्याल है कि वो खान साहब अक्सर अपनी बातों में एक बात कहते थे कि डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, कि आप एक चीज़ बार बार सेम चीज़ दोहराएं और आप जो रिजल्ट है वो उसका डिफरेंट एक्सपेक्ट करें। तो इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद की तरफ नहीं जाएगी, और इंशाल्लाह ताला अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी और हुकूमत बनाएगी। लास्ट में, चूँकि माशाल्लाह से हमने ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से पूछा है, तो आप नौजवानों में, बच्चों में, बुज़ुर्गों में, बूढ़ों में, सब में आप मश्तरका तौर पर मकबूलियत हासिल है आपको। नो डाउट, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और साथ ही साथ ऑन द रिकॉर्ड इसको डिस्कस भी करते हैं। आप अपने ही हल्का के लोगों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं अपने हल्का के लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलता भी रहता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म की वसातत से यही मैसेज करूँगा कि खुदा के लिए ये जो एक दिन आपके पास आता है जिसमें आपने वोट डालना होता है, इस एक दिन को अपने अगले 5 साल की गुलामी का तोख ना बनाएं। बिल्कुल सही। आप उस लीडर का चुनाव करें कि जिस तक आपकी एक्सेस हो, जिसको आप आराम से, जिसके दरवाजे आवाम के लिए खुले हों, मिल सकें, आप उसको अपने मसाइल बता सकें, और बड़ी बात, जो किसी वडेरे का बेटा ना हो, जो जिसने सोने का चम्मच लेके
आंख ना खोली हो, जो आप में से हो, आपके और पब्लिक के और गरीब आवाम के मसाइल जानता हो और उसको पता हो कि वो इनसे गुजर के आया, और जब उसको पता हो कि एक गरीब घर की क्या मुश्किलात हो सकती है, वो उनको हल करने के लिए इक़दाम भी करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, ये थी उमर शहजाद जलाल साहब की गुफ्तगू, और बहुत अच्छी गोल्स और डेस्टिनेशन के साथ वो फील्ड में मौजूद हैं, और मैं समझती हूँ कि इट्स वेरी अप्रिशिएटेड, बिकॉज बेसिक राइट्स जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़ा मकसद जो है हमारे बेसिक राइट्स है, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन आता है, और जो भी इंसान हमारे बेसिक राइट्स पर तवज्जो देता है और समझता है कि इनके ऊपर रिकवरी होनी चाहिए और इसका कोई ना कोई सद्देबाब होना चाहिए, ऑब्वियसली ही इज़ अ परफेक्ट लीडर। कोई भी हो, वो कोई भी XYZ हो, मैं सिर्फ उमर शहजाद जलाल साहब की बात नहीं कर रही, कोई भी अगर आपके बेसिक राइट्स पे बात करता है तो ही इज़ अ परफेक्ट लीडर। तो इंशाल्लाह आपकी और हमारी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।